हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नदीम, टीम केमिस्ट्री। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल। और बायोमॉलिक्यूल में पहला अपना है टॉपिक मोनोसैकेराइड्स। तो कुछ मोनोसैकेराइड हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे ये है डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी ग्लैक्टोज, डी आयोडोज, एल आयोडोज हो गया है, तो एल आयोडोज, डी फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड किसको बोलते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट जिनका अब आगे जल अपघटन नहीं हो सकता है। ये सबसे छोटी यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले डी और एल वाली बात, आइसोमेरिज्म में आपको डी एल कन्फिग्रेशन बताया गया था। फिर भी तो मैं बताया था कि पहले तो भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस पर होना चाहिए, इस लाइन पर। सभी का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस लाइन पर है और कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप टॉप पे होना चाहिए और सभी का टॉप पे है। तो करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन हो गया। और यदि लास्ट कायरल सेंटर पर 1 2 3 4 5 6 ये लास्ट कायरल सेंटर है। यदि OH राइट साइड है तो D और OH लेफ्ट साइड है तो L। ये समझ में आ गया होगा, D एंड L कन्फिगरेशन। दूसरा देखो, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है, एक टर्म आता है एपीमर। एपीमर उसको बोलते हैं यदि दो मोनोसैकेराइड हैं, ठीक है, और फिशर प्रोजेक्शन में किसी एक ही कार्बन पर उनका ओरिएंटेशन क्या हो, अलग हो। एक ही कार्बन पर ओरिएंटेशन क्या हो, अलग हो, तो वो आपस में क्या होते हैं? एपीमर होते हैं। जैसे इसका C2, इसके देखो 2 पे ये राइट है, ये लेफ्ट है, बाकी सब सही है। इसके 1 2 3 4 पे है ऐसा, इसके 5 पर है। तो एपीमर एक आइसोमर होते हैं, तो इनका केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए ना। तो देखो इन चारों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये देखो कीटोन आ गया। ये क्या है? कीटोन। तो यदि मैं इसको फर्स्ट, सेकेंड हो गया, मान लीजिए थर्ड, 4 5, तो ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट इसके साथ, फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, सभी आपस में क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर, क्रियात्मक समावयी होंगे, फंक्शनल आइसोमर। क्योंकि ये सभी एल्डिहाइड हैं, सेम केमिकल फार्मूला के साथ, और ये क्या है? कीटोन। तो ये तो फंक्शनल आइसोमर हो गया। एपीमर उसको बोल रहे हैं जिसमें केमिकल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम होना ही चाहिए, और सेम कार्बन पर अगर फिशर प्रोजेक्शन में ओरिएंटेशन अलग है तो एपीमर हो जाएगा। तो देखो भाई, अपन कह सकते हैं कि डी ग्लूकोज और डी मैनो C2 एपीमर है, एपीमर है। डी ग्लूकोज, डी ग्लैक्टोज C4 एपीमर है। कहने का मतलब है चौथे कार्बन पर इनका ओरिएंटेशन अलग है। ये क्या हो जाएंगे? C5 एपीमर्स, C5 एपीमर्स। एक बात तो ये होगी, एपीमर बता दिया, कॉन्फ़िगरेशन बता दिया,
इन सभी का 5 से फंक्शनल आइसोमर। अच्छा एक बात और, इसी में मैं लिख दे रहा हूं, एपीमर्स जो होते हैं ना, आपस में डायास्टीरियोमर भी होते हैं, स्टीरियोमर्स होते हैं, विवरिम समावयी होते हैं ना, विवरिम समावयी। कैसे? तो बताया गया था एक फिक्स हो बाकी सब अपोजिट हो, कम से कम एक फिक्स हो। देखो तो ये तो अपोजिट है, बाकी फिक्स है ना, तो कम से कुछ फिक्स होना चाहिए, कुछ अपोजिट होना चाहिए। तो अपोजिट भी है इनमें, फिक्स भी है इसमें भी। देखो फोर्थ पर अपोजिट है, बाकी फिक्स है, डायस्टीरियोमर। इसमें देखो कुछ अपोजिट कुछ फिक्स, डायस्टीरियोमर। तो ये सभी आपस में जितने एपीमर हैं आपस में सभी एक दूसरे के क्या हैं, डायास्टीरियोमर है। आपस में सब एक दूसरे के डायास्टीरियोमर है, सब एक दूसरे के डायास्टीरियोमर है। एक बात ये हो गया। दूसरा अगला पॉइंट इसमें एक आता है, क्या आता है, स्टीरियो आइसोमर। जैसे ग्लूकोज का कायरल सेंटर देखो कितना है इसके अंदर, 1 2 3 4, तो अनसिमेट्रिकल है, असममित है। तो स्टीरियो आइसोमर इसका कितना आएगा, 2 के पावर n, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। उसी तरह से मैं कीटोन ग्लूकोफ्रक्टोज का बता देता हूं, असममित है, स्टीरियो आइसोमर कितना आएगा, 2 के पावर n। इसमें सिर्फ 3 ही कायरल सेंटर है, ये तो है ही नहीं, तो 2 के पावर 3, आंसर कितना आ जाएगा, 8। ये मोनोसैक्राइड एपीमर। अच्छा याद कैसे करोगे ये भी देख लो, एक ऐसे ही सिंपल सा है कि मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा एक लाइन में बोल दोगे तो जल्दी हो जाएगा कि ग्लूकोज के साथ मैगी, ग्लूकोज के साथ क्या आएगा, मैगी। अगर ग्लूकोज के साथ मैगी मार्केट में लेते हो तो वो कितने की पड़ती है, 245 रुपए की। ग्लूकोज के साथ मैगी मार्केट में कितने की बिक रही है, 245 रुपए की। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बस पता होना चाहिए। अब देखो ये कहने का मतलब है कि ग्लूकोज के साथ ये है मैनोज, ये है ग्लैक्टोज, ये है आयोडोज। तो ग्लूकोज और मैनोज का जो कार्बन में उल्टा होगा वो दूसरे कार्बन पे होगा। ग्लूकोज ग्लैक्टोज आपस में किस कार्बन पर उल्टा ओरिएंटेशन चेंज होगा, 4 पे। आयोडोज का ग्लूकोज के साथ किस कार्बन पे ओरिएंटेशन चेंज होगा, 5 पे। ठीक है, ये बात हो गई। तो ग्लूकोज ये अच्छा, इनका याद भी होना जरूरी है, इनका ये स्ट्रक्चर, क्योंकि इसी से अपने बहुत सारे काम करना है। तो ऐसे याद कर लेना, ग्लूकोज का एक याद कर लो, उसके साथ मैगी तो 3 और 245, तो यहां से क्वेश्चन अपना बन जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ही बनाएंगे, बनाकर दिखा दूंगा आपको, बाकी फटाफट आ जाएगा बनाने। देखो एक काम करता हूं, जल्दी ही बना देते हैं, जल्दी से ही बना देते हैं। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर, चलो बस। अब एक पॉइंट देखो आप, साइक्लिक स्ट्रक्चर किससे बनाना है, कार्बोनिल के साथ लास्ट कायरल सेंटर, कार्बोनिल कार्बन के साथ लास्ट कायरल सेंटर के साथ बनाना है। तो ज्यादा लिखने से अच्छा है कि फटाफट देख लो। तो लास्ट कायरल सेंटर ये है, इसका देखो अटैक होता है, ये कार्बोनिल है, ये अटैक होता है ऐसे, ये जाएगा इसका, तो इसका भी OH बन जाता है।
अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं ये। तो इसका अगर ग्लूकोज का मैं बनाऊं, ग्लूकोज का, तो अगर इसको जोड़ें इससे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड, तो पहले रिंग बना दो, 6 मेंबर्ड रिंग बना दो, बना दिया। अब ए जाकर जुड़ जाएगा, ये एच चला जाएगा यहां पे। पता है इसको भी एक तरह का टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, रिंग चेन टॉटोमेरिज्म बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? रिंग चेन टॉटोमेरिज्म, जबकि हमारे उसमें है नहीं, बट देखो बन रहा है रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। चेन से क्या बन रहा है? रिंग। तो ये ऑक्सीजन तो जाकर जुड़ गया यहां पे, एच चला गया यहां पे। अब ध्यान से समझो इसको, ये जो OH बनेगा, चूंकि ये प्लेनर है तो O इस साइड से अटैक करेगा, तो इसका जो OH होगा वो इस साइड बनेगा, और अगर इस साइड से अटैक कर दिया तो उसका OH दोनों साइड आ सकता है ना, राइट भी आ सकता है और लेफ्ट भी आ सकता है। अब मैं देखो बना रहा हूं, ये CH2OH तो बाहर है, H, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया कौन सा? कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6। अब देखिए फर्स्ट पर ये अटैक हुआ, ये ऑक्सीजन जाके भाई देखो जुड़ गया, पांचवें का ऑक्सीजन जाके पहले से जुड़ा। अब यहां OH राइट भी आ सकता है और लेफ्ट भी OH आ सकता है, कार्बोनिल का OH। देखो अगर OH राइट है तो उसे नीचे बनाओ, और OH लेफ्ट है तो उसे, कहने का मतलब फिशर प्रोजेक्शन में जो राइट है वो नीचे आएगा साइकिल में। तो अगर ये राइट है, अगर मान लो राइट है, दो बनाऊंगा मैं, यदि ये राइट है तो OH ये, तो H ये, प्लस एक और हो सकता है भाई इसका, तो एक और हो सकता है, ये तो अपनी जगह है CH2OH, ठीक है। ये आ गया फिर से वही 1 2 3 4 5 6। अब जैसे मैं कह रहा था कि OH राइट में है तो OH लेफ्ट में भी तो हो सकता है इसका, अगर इधर से अटैक हुआ तो OH लेफ्ट में बनेगा इसका, ठीक है, प्लानर है ना। अगर लेफ्ट में हुआ तो OH ऊपर आ जाएगा, तो H इधर आ जाएगा। दो तो बना ही सकते हैं। अब बाकी जो बाकी बचे, 2 पर OH राइट में है, 2 पर OH राइट में है तो नीचे आएगा, 3 पर OH लेफ्ट में है तो ऊपर जाएगा, राइट में है तो नीचे आएगा, बन गया इसका। उसी तरह इसमें भी इसी का ये है, 2 पर OH राइट में है नीचे आ गया, 3 पर OH लेफ्ट में है ऊपर गया, फिर राइट में है नीचे आ गया। तो डी ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर बने हैं साइक्लिक, जिसमें OH नीचे भी है, फर्स्ट कार्बन पर OH नीचे। इस कार्बन को बोलते हैं हेमी एसिटल कार्बन, हेमी एसिटल कार्बन। देखो हेमी एसिटल तो यही होता है ना कि इथरल कार्बन के साथ क्या हो, OH हो, इसी को हेमी एसिटल बोलते हैं। तो हेमी एसिटल है, और हेमी एसिटल अगर है तो ये टॉलन टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट सब देगा। टॉलन, फेहलिंग, बेनेडिक्ट सब देगा। तो तुम्हें कैसे, ये सवाल इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये बनाकर आता है, ये बनाकर दे देगा कोई। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम ध्यान रखना कि जो ये इथरल कार्बन, देखो इधर भी है और इधर भी है, इस इथरल कार्बन पर साइक्लिक में OH होना चाहिए। OH चाहे कभी कभी क्या करते हैं ना, इधर ना लगा के इधर, जैसे यहां पे OH दिखा दिया, जैसे देखो ये ऐसे बना दिया, मान लो ऐसे कोई ऐसे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ले लिया, OMeH CH2OH OH, ये तो कह दिया क्या ये रिड्यूसिंग है। तो लोगों की आदत होती है यहां पर देखने की, तो इथरल कार्बन तो ये भी है, ये भी है, इधर OH नहीं है इथरल कार्बन, लेकिन इधर से OH आ रहा है कि नहीं, तो ये रिड्यूसिंग है, फॉर रिड्यूसिंग शुगर, मतलब ये रिड्यूस हो सकते हैं, इनका अपचयन संभव है। तो इथरल कार्बन पर आप इधर से दोनों साइड से चेक करेंगे, अगर OH है तो वो
ये टेस्ट देगा हेमी एसिटल। हेमी एसिटल कार्बन पर को अगर ये OH है तो इसको एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। यदि एनोमेरिक कार्बन पर OH नीचे है, एनोमेरिक कार्बन पर यदि OH नीचे है तो इसको बोलते हैं अल्फा। किससे बना है? D से बना है तो D क्या है? ग्लूकोज है। और इसमें यदि एनोमेरिक कार्बन पर OH ऊपर है तो क्या हो गया? बीटा। किससे बना था? D। क्या है ये? ग्लूकोज। तो अल्फा D बीटा D ग्लूकोज हो गया। हेमी एसिटल पता लग गया। तो हेमी एसिटल कार्बन पर देखो OH ये नीचे ऊपर होता रहता है, ऊपर नीचे आपस में होते रहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एनोमेरिज्म, एनोमेरिज्म बुलाया था। एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स क्या होते हैं? यदि हेमी एसिटल कार्बन पर उनका ओरिएंटेशन अलग अलग हो, अल्फा बीटा फॉर्म जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं। तो एक एपीमर बता दिया। एनोमर किस में देखना है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखना है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हेमी एसिटल कार्बन पर यदि OH नीचे है तो अल्फा, OH ऊपर है तो बीटा। ये अल्फा बीटा आइसोमर जो आपस में है इन्हीं को क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोला जाता है। ये आपस में क्या है? ये आपस में है एनोमर्स। ये हो गया। दूसरा आप देख रहे हो कि पहले जब ओपन चेन था तो कितने कायरल सेंटर थे? 4। अब देखो कायरल सेंटर 1 2 3 4 5। अब कायरल सेंटर साइक्लिक में कितना हो गया है? 5 कायरल सेंटर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। हेमी एसिटल एनोमर क्या होता है? अल्फा किसको बोलते हैं? बीटा किसको बोलते हैं? ये रिड्यूसिंग क्यों है? तो रिड्यूसिंग हेमी एसिटल से पहचानना है ना। अब मैं इसी का ये हटा देता हूं मैं। इसी को दूसरे फॉर्म में देखो। अच्छा, कितने मेंबर्ड रिंग है? 6 मेंबर्ड रिंग है। तो ये रिंग जो है वो कैसी है? पायरनोज रिंग है, पायरनोज, पायरनोज रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग को क्या बोल रहे हैं? पायरनोज रिंग बोल रहे हैं। 5 मेंबर्ड होगी तो फ्यूरनोज रिंग बोलेंगे। तो ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो पायरनोज रिंग बनाता है ना। अच्छा, अब आगे देखो इसी को। तो ये क्या था? अल्फा D ग्लूकोज और ये है बीटा D ग्लूकोज। अल्फा D और बीटा। अब इनका देखो चेयर फॉर्म बना रहा हूं। अल्फा D ग्लूकोज हो सकता है एग्जाम में इस फॉर्म में दे दे, चेयर फॉर्म। लो, ये मैंने O लगा दिया, ये O लगा दिया। तो इसका मतलब ये तो हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और फिफ्थ पे अब चलो, फिफ्थ हो गया। अब कैसे बनाना है देखो, ये नीचे है ना, तो ये तो हो गया। ये जो नीचे है तो इसको बोलेंगे डाउन, डाउन अप, डाउन अप, ठीक है। तो डाउन से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो डाउन से स्टार्ट कर रहे हैं अल्फा D का। तो देखो ये तो हो गया OH, H इसका मतलब इधर चला गया। फिर डाउन है, फिर डाउन है 2 पर, 2 का डाउन ये आएगा OH H। फिर तीसरा अप है, ये तो डाउन है, ये अप हो गया। फिर चौथे पर डाउन है, चौथे का डाउन, डाउन देखो ये अप है तो ये डाउन हो गया, ये बता रखा है हमने। ये अप है
अप है तो ये डाउन हो गया H, तो ये हो गया हमारा अप CH2OH। अल्फा डी ग्लूकोज का तो उसी तरह से बीटा डी ग्लूकोज चेयर फॉर्म, ये अपन कर लेते हैं O। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ वाला तो वैसे ही रहेगा CH2OH H। फोर्थ पर भी कोई चेंज नहीं रहेगा तो फोर्थ भी ऐसे ही रहेगा H। ये भी ऐसे ही रहेगा H। ये भी ऐसे ही रहेगा OH H। फर्स्ट पे चेंज है ना, फर्स्ट पे अब ये ऊपर है बीटा डी वाला, ऊपर है, अप है, तो ये तो देखो डाउन हो गया, तो इसका अप पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा। तो ये करेक्ट चेयर फॉर्म है किसके, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज के। ठीक है, तो ऐसे सवाल हो सकता है एग्जाम में ऐसे ना देखे, इस तरह से क्वेश्चन देके वही सारे क्वेश्चन वापस से पूछ ले। ठीक है, तो ये था हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब इसी में अपन कर लेते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, क्या करते हैं, फ्रक्टोज। कहां गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ये हटा देता हूं। किसी का भी आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हो, जैसे बताऊंगा वैसे ही बना देना। डी फ्रक्टोज, तो देखो भाई इसका 1 तो यहां है, 2 3 4 5 6, ये जाके अटैक करेगा इस पर, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो देखो ये OH जो इसका, ये जो इधर जाएगा ये OH बनाएगा, इधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है। रिंग कितने का बनेगा, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। तो पहले 5 मेंबर्ड तो रिंग बनाते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग हो गया, लो। अब देखो फर्स्ट पे CH2, ये तो बाहर ही रहेगा CH2OH, ये फर्स्ट बाहर है, ये सेकेंड, थर्ड, 4 5, और इधर भी CH2OH बाहर है 6। फिफ्थ का सेकेंड से बना है, फिफ्थ का सेकेंड से बना है। अब सेकेंड पर OH राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। या अगर राइट साइड है तो OH, अगर राइट साइड है तो OH ऐसे आएगा, प्लस यदि लेफ्ट साइड है तो OH ऐसे कर दे रहा हूं। ये देखो इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इथरल कार्बन पे OH आ रहा है ना, इसका मतलब ये भी क्या है, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट देगा। अल्फा बीटा इसमें, मतलब ये भी आपस में एनोमर होंगे। देखो अच्छा, बाकी जो बचा, तीसरे पर OH लेफ्ट में है तो ऊपर होगा, ऊपर कर दिया। चौथे पर OH राइट में है तो नीचे कर दिया, बाकी तो बना ही रखा है, तो ये सब तो कॉमन ही रहेगा, ये कॉमन रहेगा। अब देखो हेमी एसिटल, हेमी इथरल कार्बन में देखो OH, ये हेमी एसिटल हो गया, तो अल्फा डी से बनाया है फ्रक्टोज, और ये ऊपर है तो बीटा डी फ्रक्टोज ऊपर है, ये हेमी एसिटल कार्बन पर नीचे, तो ये भी आपस में क्या है, एनोमर्स है। अब कायरल सेंटर चेक कर लो,
देखो ये 2 कायरल, 3 कायरल, 4 कायरल। पहले कितने कायरल सेंटर थे इसमें? 3। अब जब रिंग स्ट्रक्चर बना तो कायरल सेंटर कितने हो गए? 4। 5 मेंबर्ड रिंग है, इसका मतलब फ्यूरनोज रिंग है, फ्यूरनोज। 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूरनोज, 6 मेंबर्ड रिंग पायरेनोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर फटाफट फटाफट बना दिया हमने, ठीक है। बाकी जो और भी थे, मैनोज, ग्लैक्टोज, उनका भी आप बना सकते हो, ठीक है। ये सारा था हमारा। अभी मोनोसैकेराइड के बारे में, मोनोसैकेराइड एपीमर क्या होते हैं, एनोमर क्या होते हैं ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इन चेयर फॉर्म उसका कैसे बनाना है, रिड्यूसिंग होंगे तो कैसे पहचानेंगे, टॉलेंट टेस्ट, बेनेटिक टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट कब देगा कि नहीं देगा, हेमी एसिटल अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, एपीमर क्या होते हैं, एनोमर क्या होते हैं, ये सब समझाया अभी आपको ना, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं डाइसैकेराइड में पहले, ठीक है, फिर इनका रिएक्शन, ओके। तो नेक्स्ट अपना स्टार्ट हो रहा है डाइसैकेराइड्स। अच्छा, इसमें देखो एक आता है टर्म म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन। तो जैसे मान लो ग्लूकोज का अल्फा डी फॉर्म और बीटा डी फॉर्म। अल्फा डी फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन होता है इतना, और इसका होता है प्लस, प्लस लिखा है इसका मतलब डी, ये भी डी फॉर्म में है, और ये आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और इक्विलिब्रियम पर इनका जो रोटेशन एंगल मिलेगा आपको वो 58.7 डी में ही दिखाई देगा। तो जो स्पेसिफिक रोटेशन जो है अल्फा डी और बीटा डी का, वो आपस में चेंज हो रहा है, ऐसे इधर उधर चल रहा है। इक्विलिब्रियम पर जो उनका रोटेशन मिलता है दैट इज 58.5। तो जो इक्विलिब्रियम पर स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आ जाता है वो सी को बोलते हैं क्या? म्यूटा रोटेशन, ठीक है। आपको ये याद रखना एंगल इसका कि इक्विलिब्रियम एंगल कितना होता है ग्लूकोज का, वैसे कितना होता है, ये जरूरी है, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, इसमें से कुछ साफ कर लेते हैं अपन। तो अब डाइसैकेराइड में एक पहले समझाता हूं आपको। डाइसैकेराइड में मैं बनाने जा रहा हूं क्या? सुक्रोज, सुक्रोज बनाने जा रहा हूं। तो आप जानते हो एक होता है ओलिगोसैकेराइड जिसमें मोनोसैकेराइड यूनिट 2 to 10 होती है, और उससे अगर ज्यादा हो जाती है मोनोसैकेराइड यूनिट तो उनको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है। अब ओलिगोसैकेराइड में अगर कोई कार्बोहाइड्रेट 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बना है तो उसे डाइसैकेराइड बोलते हैं। डाइसैकेराइड अपचयी शर्करा भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनके हेमी एसिटल कार्बन पर OH है कि नहीं। यदि ऐसा डाइसैकेराइड जिसके हेमी एसिटल कार्बन पर OH है तो वो रिड्यूसिंग होगा, जैसा कि हमने बताया था आपको। तो वो वही टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ओसाजोन भी टेस्ट देते हैं, वो हम आगे लिख देंगे ओसाजोन टेस्ट रिएक्शन में, अभी सुन लो बस। तो बेनेडिक्ट, फेलिंग, टॉलेंस साथ साथ के हेमी एसिटल पर अगर OH है तो वो ओसाजोन टेस्ट भी देता है। और ऐसे शुगर जो अगर हेमी एसिटल कार्बन पर OH है, ऐसे शुगर रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, अपचयी शर्करा होते हैं ना। हमारे जो सिलेबस में है एनसीईआरटी में, देखो भाई एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए मैं काम कर रहा हूं ना।
तो कोई भी इधर उधर की बात नहीं बता रहा। तो ये हमने एक चार्ट बनाया है थोड़ा याद करने के लिए कि जो डाइसैकेराइड हैं उसमें रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, ये सब बात ना। इसमें जैसे एमाइलोज के बारे में एक और लिख लो, और इसके बारे में, ये स्टार्च में ये 15 to 20% होता है, तो ये कितना हो जाएगा 80 to 85%। ये मोर सोल्यूबल है, मोर सोल्यूबल, और ये क्या है लेस सॉल्यूबल आ जाता है। अच्छा हाँ, चार्ट की बात कर रहा था मैं, तो देखो एक लिखा है स्मॉल सेल स्टार्च, स्मॉल क्या है, एस फॉर है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, स्मॉल सेल स्टार्च, स्मॉल ऐसे बोल देना, स्मॉल सेल स्टार्च, सुक्रोज, माल्टोज, स्मॉल लैक्टोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, ऐसे। इक्का दुक्का अगर छूट जाएगा तो वो आप एक बार देख लेना, वैसे मैंने कवर कर दिया। अब देखो इनका जो ये मोनोसैकेराइड यूनिट है, ये क्या है यूनिट्स, क्या यूनिट है भाई, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, जी फॉर ग्लूकोज, एफ फॉर फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, माल्टोज सिर्फ ग्लूकोज से होता है, लैक्टोज जी फॉर ग्लूकोज ग्लैक्टोज, सेल्यूलोज सिर्फ ग्लूकोज से, स्टार्च ग्लूकोज, एमाइलोज पेक्टीन, एमाइलोज और एमाइलोज पेक्टीन, स्टार्च के दो कंपोनेंट दोनों ग्लूकोज के ही यूनिट होते हैं, ग्लूकोज ही मिलकर बनाता है ना। अच्छा, अब ग्लूकोज फ्रक्टोज या ग्लैक्टोज है तो उसका कौन सा फॉर्म होता है, डी की एल, तो देखो सभी का डी है, सभी का डी फॉर्म होता है। अब तो यूनिट कौन सा होता है मोनोसैकेराइड, सुक्रोज और ग्लैक्टोज को छोड़ के, सुक्रोज और लैक्टोज को छोड़ के बाकी सब ग्लूकोज है, बाकी सब में ग्लूकोज। अच्छा ग्लूकोज तो सब में है, सुक्रोज में फ्रक्टोज आ जाता है, ग्लैक्टोज में क्या आ जाता है लैक्टोज, तो ग्लैक्टोज से मिलता जुलता नाम लैक्टोज है ना, तो याद रहेगा ऐसे। तो सभी में ग्लूकोज तो रहेगा ही रहेगा, लैक्टोज में मिलता जुलता नाम ग्लैक्टोज है, तो ग्लूकोज के साथ साथ ग्लैक्टोज, बाकी ये सुक्रोज वाला तो सबको याद है जन्म जन्म से कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। डी फॉर्म याद करने के लिए कि सभी का मतलब सुक्रोज किससे मिला होगा, मिलकर बना है डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज से, माल्टोज डी ग्लूकोज के दो यूनिट से मिलकर बना, ये सभी डाइसैकेराइड है, लैक्टोज डाइसैकेराइड, यहां से यहां तक तो क्या है डाइसैकेराइड, और ये सभी क्या है पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। सेल्यूलोज डी ग्लूकोज के मल्टीपल यूनिट से मिलकर बना है, बाकी उसी तरह से। तो अच्छा, अब सुक्रोज देखो अल्फा बीटा, इसका मतलब सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना है, बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना है, यार फ्रक्टोज वाला बनाना चाहिए था, चलो। फिर उसके बाद माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, डाइसैकेराइड है ना तो दो यूनिट तो चाहिए। लैक्टोज बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लैक्टोज, सेल्यूलोज बहुत सारे मल्टीपल यूनिट किसके, बीटा डी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट, 10 से ज्यादा कहने का मतलब। वैसा ही एमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज, एमाइलोपेक्टिन भी अल्फा डी ग्लूकोज की मल्टीपल यूनिट से मिलकर बना। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अब ये जिसे डाइसैकेराइड अब जुड़ रहे हैं ना मोनोसैकेराइड, तो किस किस कार्बन से जुड़ रहे हैं, तो देखो अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है
बीटा डी फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन, और निकालना इसमें सभी में है वाटर, माइनस ऑफ H2O, माइनस ऑफ H2O, माइनस ऑफ H2O। तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो ये बॉन्ड बना है इस कार्बन के बीच में, वाटर निकालकर उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध बोला जाता है। तो अपन फिर से बोल सकते हैं कि ग्लूकोज सुक्रोज किससे मिला है? अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा है? बीटा डी फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन। माल्टोज कैसे बना? अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और अल्फा डी ग्लूकोज का ही फोर्थ कार्बन। फिर बीटा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन बीटा डी ग्लैक्टोज के फोर्थ कार्बन से जुड़कर बनाए हैं। तो पहले तो अपन एक सुक्रोज बना देता हूं, बाकी तो क्या है कि देखो दो बना देता हूं, दो मैं बना के दिखा देता हूं। एक तो देखो है अब सुक्रोज का क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज देखो बना दिया। अब उसको जोड़ना किससे है? बीटा डी फ्रक्टोज से, बीटा डी फ्रक्टोज से। तो फ्रक्टोज बना लो, फ्रक्टोज बना दिया। बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा, बीटा फॉर्म कहां जाएगा? इधर। ये हो गया CH2OH। ठीक है। अब दिक्कत ये है, अच्छा जी, ये मैंने ना, ये देखो मैंने इधर कर दिया इसको। रुको 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 रुको, ये दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। देखो पहले तो बना देता हूं बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज जो हम लोगों ने बनाया था। बीटा डी फ्रक्टोज OH CH2OH, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव, ये OH ऊपर था, ये ऐसे था। ठीक है। बाकी क्या था यार, बनाना ही पड़ेगा। OH H OH OH H H CH2OH CHOH, ये जाके जुड़ गया। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स। तो ये सेकेंड कार्बन से फिफ्थ कार्बन जाकर जुड़ गया। और बीटा चूंकि बनाना है तो OH ऊपर रख दिया, इसका OH ऊपर रख दिया, ये OH ये नीचे चला गया। थर्ड पे OH लेफ्ट साइड है तो ये ऊपर, राइट साइड है तो नीचे। बाकी ये तो ऑक्सीजन ये वाला है, इसका H यहां पे। अब देखो जिस कार्बन के साथ बनाना होता है ना, उसको उसके सामने करो। तो देखो इसका ग्लूकोज का तो फर्स्ट, बट फ्रक्टोज का सेकेंड, मतलब सेकेंड ये है, ये इसके सामने होना चाहिए। अब सेकेंड तो इस साइड है ना, यहां होता सेकेंड तो सही रहता। तो इसको देखो ये पलटी, ऐसे रिवर्स कर दे रहा हूं, रिवर्स। तो रिवर्स 180 घुमाओगे तो सभी का ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो देखो अब करता हूं इधर, रिवर्स कर दिया। तो देखो ये OH ऊपर था तो पहले तो नीचे हो जाएगा, और CH2OH कहां चला जाएगा? ऊपर। ये ऊपर था तो नीचे हो जाएगा, CH2OH ये देखो हमारा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। तीसरे पर OH ऊपर था तो अब नीचे आ जाएगा, चौथे पर OH नीचे था तो ऊपर चला जाएगा। ये हो गया। ठीक है। ये हमने बना दिया बीटा डी फ्रक्टोज। तो अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलकर बनाएंगे अल्फा का पहला और बीटा का दूसरा, ये मिलकर बनाएंगे। देखो वाटर यहीं से निकालना है। तो जब वाटर निकाल दोगे, जब यहां से माइनस ऑफ H2O कर दोगे, तो ये देखो कुछ ऐसा ही बन जाएगा। CH2OH, ये बाकी अपनी जगह है सब, ये H हो गया। ऐसा ही कुछ बनेगा। अब ध्यान से देखो,
हेमी एसिटल कार्बन इधर से इस पर क्या लगा हुआ है, CH2OH, इधर H, इधर तो ऑक्यूपाइड है ही, इसके इधर देखो क्या लगा हुआ है 5, ये वाला है भाई HCH2OH। तो क्या इसके इथरल कार्बन पर, ये हमारा हो गया सुक्रोज, क्या इसके इथरल कार्बन पर इधर से इधर से इधर से इधर से इन किसी भी कार्बन पर डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए सुक्रोज जो होता है वो क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग। क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मतलब ये है टॉलेंस, बेनेडिक्ट, फेलिंग, ओसाजोन टेस्ट नहीं देगा। तो हमें तो क्वेश्चन देखो आ जाएगा, एक तो ना ऐसे बनाकर दे सकता है, कह देगा कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा नॉट, तो उसमें तो सीधा सीधा है कि हेमी एसिटल, मतलब हेमी एसिटल वही इथरल कार्बन पे OH देख लेना है तो रिड्यूसिंग, नहीं तो नहीं। बाकी तो ये देखो इसी चार्ट से आएगा, पूछता है यूनिट पूछा जाता है, ठीक है, कि किसका क्या यूनिट है यही पूछा जाएगा। एक मैं माल्टोज का बना देता हूं अल्फा C1C4 से ना, माल्टोज का बनाकर दिखा देता हूं, बाकी आप बना सकते हो सभी का। एक माल्टोज का बनाते हैं, अल्फा क्या कह रहा है वो, माल्टोज अगर है तो C1, अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन और अल्फा डी ग्लूकोज का ही C4। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज तो है ही, अल्फा डी ग्लूकोज कहने का मतलब है अल्फा डी ग्लूकोज का एक का पहला कार्बन के सामने चौथा कार्बन ले आओ, चौथा कार्बन ले आओ, तो ला देते हैं चौथा, देखो CH2OH, H, अल्फा ही रखना है, अल्फा ही रखना है, तो सब स्ट्रक्चर तो सारे वैसे ही बना डालो। ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। अब वो कह रहा है कि एक का पहले से और दूसरे के चौथे कार्बन से वाटर निकालो हेमी एसिटल। तो देखो ये तो पहला तो है इसका, इसका देखो पहला तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, तो पहला चौथा बॉन्ड ये बन गया। पहला चौथा बॉन्ड जब ये बनेगा माइनस ऑफ H2O, तो देखो क्या बन रहा है, पहला चौथा CH2OH, H, OH, H, H, CH2OH, H, बाकी अपनी जगह है। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया फर्स्ट का 4 से, फर्स्ट का 4 से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब क्या ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है, तो देखो इथरल कार्बन ये है, इथरल कार्बन ये है, इथरल कार्बन ये है, ये है। अब क्या इथरल कार्बन पे कहीं से भी OH आ रहा है, देखो इस पर तो नहीं है, इसमें देखो O है, O है, OH नहीं है, इधर भी इस कार्बन पे डायरेक्ट OH नहीं जुड़ा हुआ है, देखो यहां से आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो लैक्टोज आपने बनाया है, माल्टोज जो बनाया है, माल्टोज, माल्टोज जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग शुगर। कहने का मतलब ये टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, ओसाजोन, ठीक है, सारे टेस्ट देगा, टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, ओसाजोन सारे टेस्ट देगा। तो देखो भाई ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी रिड्यूसिंग है, ये भी रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है, NR नॉन रिड्यूसिंग, 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 ठीक है, ये बात हो गई। अब एक कोई और बना देते हैं,
जैसे स्टार्च, स्टार्च में 2 हैं, आप देख रहे हो 2 है स्टार्च में, तो इसमें कुछ है नहीं वैसे। इसमें तो देखो जो बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, जैसे देखो सेलुलोस में सेलुलोस बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा मैं ऐसे बना देता हूं ना, ये हो गया ऐसे। C1C4 ये 4 है बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है। तो देखो ये 1, ये 1, ये 4, ये 1, उसी तरह से ये 4, फिर ये 1 बीटा, ऐसे चलता रहेगा सेलुलोज में। तो देखो यहां से वाटर निकाल दो, यहां से वाटर निकाल दो, तो क्या बन रहा है भाई, देखो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे ऐसे बनता रहेगा ना, ये N बन जाएगा। वाटर निकाल दिया तो ये बॉन्ड बन गया हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। अब ये ऐसे बनाएगा तो ये 4 देखो यहां पे है ना, इसका 4, इसका 1, ये तो 1 का तो ऐसे आएगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता रहेगा ऐसे। तो ये हो गया हमारा सेल्यूलोज टाइप का। अब देखो ये कह रहा है, देखो सेल्यूलोज, एमाइलोज का भी सेम ही रहेगा। एमाइलोज का, हाँ नहीं एमाइलोज का सेम तो नहीं रहेगा, एमाइलोज में अल्फा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है। तो अल्फा फॉर्म में कैसे बनेगा, अल्फा C1C4, अल्फा C1C4 अल्फा, तो अल्फा देखो ऐसे आ जाएगा, हाँ अल्फा C1C4 1 4 1 4 1 4 निकाल दिया, निकाल दिया, ये आगे कहीं जाएगा, ये आगे कहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल दिया सभी का। तो ये फाइनली क्या बनना है, देखो इसको हटा दे रहा हूं तो देखो ऐसे बन जाएगा, इसको हटा लो, ऐसे ऐसे बन जाएगा अल्फा C1C4, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। बाकी सब अपनी जगह है, जो थे बाकी अपनी जगह। अल्फा C1C4 तो एमाइलोज का हो गया। एमाइलोपेक्टिन कह रहा है C1C4 के साथ साथ C1C6 भी बनेगा। कैसे बनेगा, C1C4 तो चल ही रहा है, साथ में C1C6, जैसे ये है इसके साथ C1C6, CH2OH। देखो अच्छा ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 ये निकल जाएगा यहां से, ठीक है। और अगर ऐसा निकल गया तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे CH2O ऐसे C1C6, ये लिंकेज भी बनता रहता है। तो ब्रांचिंग हो जाएगी कि नहीं, फिर इधर चल रहा है, ये इधर ऐसे चल रहा है, तो ब्रांचिंग हो गई कि नहीं हो गई इसमें।
तो एमाइलोज और एमाइलोज पेक्टिन में C1C4 अल्फा डी ग्लूकोज ही है, बट एमाइलोपेक्टिन में C1C4 के साथ C1C6 लिंकेज भी बनता रहता है, तो ब्रांचिंग हो जाती है। बाकी ये आप याद रखना कि ये मोर सोल्यूबल है। अमाइलोज स्टार्च का एमाइलोज जो होता है वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होता है और ये कम सोल्यूबल होता है। आप जानते हो ब्रांचिंग होती है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही सोल्यूबिलिटी कुल मिला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डेंस ज्यादा हो जाता है। तो ये था हमारा। तो अल्टीमेटली हमने देखो बना तो दिया ही है, ये याद अगर है, बनाने का मकसद बस यही था कि उसमें वो दिखाना था कि कैसे रिड्यूसिंग और कैसे नॉन रिड्यूसिंग आपको देखना है। बाकी तो क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा कि किसका कौन सा यूनिट है, कौन सा लिंकेज होता है, अल्फा फॉर्म है कि बीटा फॉर्म है। तो स्मॉल सेल स्टार्च और अपने एक सीक्वेंस में ही मैंने आपको लिखकर दिया हुआ है। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये डाइसैकराइड पॉलीसैकराइड भी कहीं ना कहीं हो ही गया। ठीक है, और अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च जो है आपको याद होगा आयोडीन के साथ मिलकर क्या बना देता है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ये भी पूछा हुआ है वैसे तो, स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर सब बता दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में पहला मैं करने जा रहा हूं, फर्स्ट रिएक्शन विद रेड फास्फोरस प्लस HI। बहुत सारी चीजें इससे प्रूफ भी होती हैं ये रिएक्शन से, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर का। तो रेड फास्फोरस HI क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, COOH, OH, कार्बोनिल, एल्काइल हैलाइड, इन सभी को किस में बदल देते हैं, एल्केन में। किस में बदल देते हैं, एल्केन में बदल देते हैं। तो इसलिए बहुत ही खतरनाक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, ऐसे कह सकते हो, स्ट्रॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं अपन। तो देखो इसमें ग्लूकोज होता है CHOCHOH, अब मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 4 और इधर लिख दे रहा हूं CH2OH, 6 हो गया टोटल। इस पर हमने रेड फास्फोरस HI डाल दिया, तो ये सभी को किस में बदल देता है, एल्केन में। तो एल्केन बनाओगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, हेक्सेन बन जाएगा, हेक्सेन। अब ये रिएक्शन क्या प्रूव करता है कि ग्लूकोज एक ओपन चेन श्रृंखला है, कितने कार्बन की, 6 कार्बन की, तभी तो हेक्सेन बना है, रिड्यूस होके ओपन चेन दे रहा है। तो ओपन चेन ये प्रूव कर रहा है कि ओपन चेन फॉर्म होती है ग्लूकोज की। और वो कितने कार्बन की ओपन चेन होती है, 6 कार्बन की, स्ट्रेट ओपन चेन। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये प्रूफ कर देता है। दूसरा है किसके साथ भाई, रिएक्शन विद, दूसरा रिएक्शन विद
हाइड्रोक्सिल अमीन, पीएच वही है 4 to 5। ये क्या प्रूफ कर दिया? रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, ये क्या प्रूफ कर रहा है? तो हाइड्रोक्सिल अमीन है हमारे पास NH2OH, पीएच हमारे पास है 4 to 5। तो आप जानते हैं ये कार्बोनिल का रिएक्शन है, याद होगा आपको बताया गया था, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, योगात्मक विलोपन अभिक्रिया है और लास्ट में इमीन बना देता है। तो ये देखो इसमें तो ये किसका रिएक्शन था? कार्बोनिल का रिएक्शन था। तो हमने जब ये डाल दिया ना तो एक ही बना, बस NHN ऑक्साइन बना दिया उसने, ऑक्साइन, CHOH4 CH2OH। अब एक ही बना ही ऑक्साइन, सिर्फ 1 मोल यूज हुआ है, 1 मोल यूज। तो ये क्या प्रूफ करता है? ये प्रूफ ये करता है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह है, एक ही कार्बोनिल समूह है। अब वो कहां है ये नहीं बताता, क्यों? क्योंकि NH2OH एल्डिहाइड से भी रिएक्ट करता है, कीटोन से भी रिएक्ट करता है। इसका 1 मोल ही यूज हुआ, इसका मतलब एक ही कार्बोनिल समूह रहा होगा। अब वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है ये नहीं बता रहा वो। तो अभी 2 रिएक्शन से हमें सिर्फ यही पता लगा है कि कहां गया कि HI रेड फास्फोरस ने तो ये बता दिया कि 6 मेंबर्ड ओपन चेन, मतलब 6 कार्बन की खुली श्रृंखला है, एक बताया ये। दूसरा तो ये बता रहा है कि इसमें एक कार्बोनिल समूह है, एक। अब वो कार्बोनिल एल्डिहाइड है कि कीटोन है ये नहीं भी पता लगा, इतना ही बस पता लगा, ठीक है। बाकी का पता आपको पता लग गया होगा कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।